हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी पर। आज की इस वीडियो में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी BNSS के सेक्शन 23 और 34 तक के महत्वपूर्ण प्रावधानों को आसान और सरल भाषा में समझेंगे। ये सभी धाराएं पुलिस अधिकारियों की शक्तियों और उनके कर्तव्यों से संबंधित हैं, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि 30 से 34 में जो भी हमारे धाराएं हैं उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सेक्शन 30 में हम पढ़ेंगे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां। 31 में पढ़ेंगे पुलिस अधिकारियों की सहायता करने का नागरिक का कर्तव्य। सेक्शन 32 में पढ़ेंगे हम सार्वजनिक सेवकों और पुलिस को सहायता। सेक्शन 33 में पढ़ेंगे पुलिस द्वारा अवैध सभाओं का विघटन। और लास्ट में पढ़ेंगे सेक्शन 34 बल प्रयोग द्वारा सभा को तितर बितर करना यानी हटाना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो सेक्शन 30 से 34 को समझने के। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और मजिस्ट्रेटों और पुलिस के सहायकों की शक्तियां, जो हम पढ़ेंगे 30 से 34 में। तो सबसे पहले देखते हैं इसका परिचय। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी BNSS में भारत में कानून प्रवर्तन को सुव्यवस्थित करने के लिए एक संरचित कानूनी ढांचा प्रस्तुत करती है कि किस हिसाब से सभी जो अधिकारी हो कार्य करेंगे। BNSS का अध्याय 4 पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियां, मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधिकारियों की सहायता करने के जनता के कर्तव्य को रेखांकित करता है यानी बताता है, जिससे प्रभावी कानून प्रवर्तन और जनता का सहयोग सुनिश्चित होता है। अब देखते हैं धारा 30 हमें क्या बताती है कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियां। पुलिस स्टेशन धारा 30 के अनुसार पुलिस स्टेशन प्रभारी अधिकारी के वरिष्ठ रैंक के पुलिस अधिकारी अपने नियुक्त क्षेत्र में प्रभावी अधिकारी के समान ही शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। यह प्रावधान वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर कार्यभार संभालने का अधिकार देता है, जिससे कानून प्रवर्तन में दक्षता सुनिश्चित होती है। अब इनसे समझते हैं कि जो अधिकार या शक्ति किसी थाना प्रभारी यानी SHO या अन्य पुलिस अधिकारियों के पास है, वही शक्ति उसका वरिष्ठ अधिकारी जो अपर होता है अधिकारी वो प्रयोग कर सकता है। वरिष्ठ अधिकारी जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं हम समझते हैं, जैसे SP, DSP, ASP और कमिश्नर ऑफ पुलिस आदि। ठीक है, तो हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि किसी थाना क्षेत्र में दंगा या गंभीर अपराध हो गया है। ठीक है, मान लो किसी भी जो क्षेत्र था उसके अंतर्गत जो भी अपराध आते वो क्षेत्र आते हैं उसके अंतर्गत कोई दंगा या गंभीर अपराध हो गया है, तो थाना प्रभारी जो होगा वो कार्रवाई करने में असमर्थ है। ठीक है, तो क्या करे होगा, ऐसे में SP या DSP है वो स्वयं मौके पर जाकर FIR दर्ज करने, जांच शुरू करने या गिरफ्तारी के आदेश देने की शक्ति रखते हैं यानी पावर रखते हैं। अब देखते उच्च अधिकारियों की प्रमुख शक्तियां। तो कौन कौन सी शक्तियां हैं। सबसे पहले है जांच की निगरानी। वरिष्ठ अधिकारी आपराधिक जांचों की निगरानी कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जांच पूरी तरीके से कानूनी रूप से जांच की जा रही है। उन्हें जांच अधिकारियों के बीच मामलों को स्थानांतरित यानी बंटवारा करने का अधिकार होता है कि सभी को अपने अपने कार्य उन्हें सौंप दिए जाते हैं। जांच के आदेश का कैसे होता है कि जांच का आदेश वे एक FIR के अभाव में भी जांच शुरू कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि FIR दर्ज नहीं होती है, लेकिन वो दर्ज करने से पहले भी जो जांच के आदेश वो दे सकते हैं। बिना वारंट के गिरफ्तारी। संज्ञेय अपराधों के मामलों में वरिष्ठ अधिकारी न्यायिक पूर्व स्वीकृति के बिना भी संदिग्धों को गिरफ्तार कर सकते हैं। जो गंभीर अपराध होते हैं जैसे हत्या हो गया है, जो गंभीर अपराध होते हैं इसके अंतर्गत बिना वारंट के भी गिरफ्तारी हो सकती है। जमानत देना। जमानती अपराधों के लिए वे सब अपने विवेक से जमानत दे सकते हैं, स्वविवेक का इस्तेमाल करके। कि जो अगर छोटे मोटे अपराध करे हैं तो उसमें जमानत दे सकते हैं, लेकिन बड़े अपराधों के लिए मजिस्ट्रेट की आवश्यकता होती है। निवारक हिरासत। संभावित खतरों को रोकने के लिए वरिष्ठ अधिकारी लागू कानूनी प्रावधानों के तहत हिरासत का आदेश दे सकते हैं। अब है तलाशी वारंट जारी करना। उसके पास तलाशी वारंट जारी करने और सबूत जब्त करने का अधिकार है। ठीक है, अब है संपत्ति जब्ती। वे आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी हुई संपत्ति को जब्त भी कर सकते हैं। तो ये जो कुछ अधिकार मैंने अभी बताए हैं वो सभी के सभी वरिष्ठ अधिकार जो होते हैं उच्च अधिकारियों की ये प्रमुख शक्तियां होती हैं। इसमें वो खुद की पावर के को यूज करके मामले को निपटा भी सकते हैं, उनकी जांच भी शुरू कर सकते हैं, जमानत भी दे सकते हैं, वारंट भी जारी कर सकते हैं और संपत्ति की जब्ती भी कर सकते हैं। अब इससे जुड़े हुए हम देखते हैं केस लॉस।
पहला है बाबू बनाम कर्नाटक राज्य 2007। CRLJ न्यायालय ने पाया है कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपनी शक्तियों का उपयोग न करने के परिणाम स्वरूप अनियमित जांच हुई है। सेकंड है बिहार राज्य बनाम JSC सल्डाना AIR 1982 SSC 326। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि महानिरीक्षक अपने पूरे अधिकार क्षेत्र में प्रभारी अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं सेक्शन 31, मजिस्ट्रेटों और पुलिस की सहायता करने का सार्वजनिक कर्तव्य। तो हर व्यक्ति का ये सार्वजनिक कर्तव्य है कि वे आवश्यकता पड़ने पर मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सहायता करे। यह धारा हर नागरिक पर लागू होती है। प्रत्येक नागरिक का पर यह कानूनी दायित्व डालती है कि वे मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधिकारियों की उचित आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता करे। गिरफ्तारी में सहायता, गिरफ्तारी के लिए अधिकृत व्यक्तियों के भागने को रोकना, यानी अपराधियों को भागने से रोकना, उसमें सहायता करना। तो मान लीजिए पुलिस किसी अपराधी को पकड़ रही है और वो भीड़ में मौजूद लोगों से मदद मांगती है, तो वहां मौजूद व्यक्तियों को ये क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो पुलिस की सहायता करे, उस व्यक्ति को, उस अपराधी को पकड़कर पुलिस को हेल्प दे। ठीक है। नेक्स्ट है शांति भंग के मामलों को दबाना, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करना। जो समाज की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस के हाथों में नहीं होती, उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती, ये आम लोगों की, आम जनता की भी जिम्मेदारी होती है कि जो सार्वजनिक भड़काव वाले दंगे होते हैं उनको फैलाने की जगह पे उन्हें दबाए, यानी कि उसको और लोगों तक ना पहुंचाए। इससे क्या होगा, जो दंगे होंगे वो फैलेगी नहीं, आम जनता भी इसके शिकार बनती है, लेकिन पुलिस के कंधों पर एक्स्ट्रा जो बर्डन आ जाता है वो बढ़ जाता है। मारपीट होती है, दंगे होते, हत्याएं हो जाती है, समाज की व्यवस्था जो होती है, कानून व्यवस्था, वो भी खराब हो जाती है। अब है सार्वजनिक संपत्ति में की सुरक्षा, सार्वजनिक उपयोगिताओं और ऐतिहासिक स्थलों को नुकसान से बचाना। हमने देखा है कि जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें होती है उसमें लोग जाकर कुछ ना कुछ लिख देते हैं, और सबसे गंदी चीज तो ये है कि गुटखा खाते हैं, गुटखा खा के जहां मर्जी भी इमारतों पे थूक दे रहे हैं, बसों के बाहर थूक दे रहे हैं, मतलब जो भी हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको इतना गंदा कर दे के रखते हैं। वो समझते ही नहीं है कि ये हमारी खुद की प्रॉपर्टी है, इसे हम भी यूज करते हैं। जैसे हम लोग अपने घरों को साफ रखते हैं, वैसे हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो सार्वजनिक स्थल होते हैं उनकी भी सुरक्षा की जाए, उनको भी साफ रखा जाए। अगर कोई उसको डैमेज पहुंचाता है तो उसे रोका जाए, उसे समझाया जाए कि भाई ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा देश हमारे से ही सुंदर बनेगा। कोई बाहर का देश का आके हमारे देश को सुंदर नहीं बनाएगा, ना हमारी प्रॉपर्टी को। छोटी छोटी बातों पे दंगे होने के बाद में बसों में आग लगा दी जाती है, तोड़ फोड़ की जाती है, उससे कुछ नहीं होता। वैसे भी सरकार जल्दी से कुछ करती नहीं है, उसे बहुत प्रोसेस करना पड़ता है, तब जाके कोई एक लॉ पास होता है, कोई एक हमारे लिए सुविधा बनाई जाती है। लेकिन जब हम ही लोग छोटी छोटी बातों को लेके तोड़फोड़ मचा देंगे, हर चीज का जो डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा। इससे जो है पुलिस की जो काम है वो भी रुकेगा, उसके ऊपर बर्डन बढ़ेगा, कार न्यायपालिका पे बर्डन बढ़ेगा, और आम जनता है वो भी परेशान होगी, उसकी भी सुविधाएं ना कम हो जाएंगी, क्योंकि फिर कोई सोचेगा भी नहीं कि ठीक है जैसा इंसान रहना चाहता है वैसे रहे। इसलिए देखा होगा आपने कि इंडिया के अंदर उतनी सुविधा है भी नहीं, खत्म ही होती जा रही है बिल्कुल। वारंट निष्पादित करने वाले गैर पुलिस व्यक्तियों को सहायता देना, ये धारा 32 के अंतर्गत है। इस धारा 32 के अंतर्गत जब कोई भी वारंट पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को निर्देशित किया जाता है तो अन्य व्यक्तियों को इसके निष्पादन में सहायता करना कानूनी रूप से आवश्यक होता है। इसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी नहीं है, ठीक है, किसी भी न्यायालय द्वारा जारी वैध वारंट यानी लीगल वारंट को लेकर आता है किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिए, ठीक है, जिसके के लिए वारंट जारी किया गया है, तो जो आम जनता है, जो आसपास के लोग हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ भी वो व्यक्ति रहता है उसका एड्रेस बताने में, उसको पकड़वाने में, उस तक वारंट पहुंचाने में उस अधिकारी की जो कि न्यायालय द्वारा भेजा गया है उसकी सहायता करे। ये हम लोगों का कर्तव्य होता है, ये लीगल ड्यूटीज होती है एक आम जनता के लिए। ठीक, इस खंड में कहा गया है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की निम्नलिखित धाराओं के तहत दंडनीय किसी भी अपराध के घटित होने की जानकारी रखने वाला व्यक्ति, जैसे कि जो भी ये धाराएं लिखी हुई हैं 103 से 105 तक दोनों सहित, 111 से 113 दोनों सहित, 140 से 144 तक दोनों सहित, 147 से 154 तक दोनों सहित, या धारा 158 आदि में वारंट के निष्पादन में जनता का सहयोग सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो इसमें जो भी व्यक्ति इन क्राइम को, जो भी इसमें आते हैं प्रावधानित है इन धाराओं के अंदर,
जो अपराध है उस वो करते हैं तो उसमें पुलिस की सहायता करेंगे। पुलिस के अलावा जो भी न्यायालय द्वारा व्यक्ति भेजे जाते हैं, जो वारंट इशू करके लेके आते हैं, उनको भी सहायता देना एक आम आदमी की, हम सभी की जिम्मेदारी बनती है। ये कानून प्रवर्तन के दायरे को पुलिस बल के आगे बढ़ाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम धारा 33 कुछ अपराधों की रिपोर्ट करने का सार्वजनिक दायित्व। तो धारा 33 के अनुसार भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस के अंतर्गत विशिष्ट अपराधों में के घटित होने या घटित होने के इरादे से अवगत प्रत्येक व्यक्ति को इसकी सूचना निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस को देनी होगी। ये हम सभी की जिम्मेदारी होती है। जब भी कोई अपराध होता है हम लोग इग्नोर कर देते हैं। आजकल तो नया ट्रेंड चला है वीडियो चला बनाने का। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी क्या होती है, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो पुलिस को फ़ोन करें, एम्बुलेंस को फ़ोन करें। सेकेंडरी कोई अपराध होते हुए देखते हैं तो उसके अपराध की सूचना भी हम चाहे डिजिटल रूप में रिकॉर्ड करके पुलिस को दे दें, लेकिन देना जरूरी है ताकि उस अपराध के अपराधी को पकड़ा जा सके, रोका जा सके, अपराधी को सजा मिल सके। तो सभी चीज़ों में हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से हम पुलिस की न्याय व्यवस्था को बनाए रखने में हेल्प कर सके। ठीक है, एप्लीकेबल ऑफेंसेस जो होते हैं वो लागू अपराध हैं। यह दायित्व विभिन्न धाराओं के अंतर्गत आने वाले अपराधों पर लागू होता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं, जैसे कि धारा 103 से 105 में आता है सार्वजनिक सुरक्षा संबंधी अपराध। सार्वजनिक सुरक्षा संबंधी अपराध होता है जो भी पब्लिक प्लेसेस में अपराध होते हैं, वो सभी के सभी सार्वजनिक सुरक्षा संबंधी अपराध होते हैं। उसमें पुलिस की तो है ही है जिम्मेदारी, लेकिन एक आम आदमी की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उन अपराधों को रोके। अगर होते हुए देख रहा है तो उसकी सूचना भी पुलिस तक पहुंचाएं। सेकंड है 147 से 154 तक के दंगा और गैरकानूनी सभाएं। अभी आपने देखा होगा बंगाल में भी जो चल रहा है वो भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल जो स्टेज पे पहुंच चुकी है। ठीक है, तो जो दंगे होते हैं वो ऐसे ही नहीं भड़कते हैं। अगर 4 लोग उसको भड़का रहे हैं तो 400 लोग उनकी हेल्प करते हैं, जब जाके वो दंगा बहुत बड़ा रूप ले लेता है। अगर वो 4 लोग उस दंगे को बढ़ाने में हेल्प ना करे तो ये दंगे बढ़े ही नहीं। उन 4 लोगों की वजह से 4000 लोगों तक वो बात पहुंच जाती है। तो जितना हो सके इन दंगों को सिर्फ उन लोगों तक पहुंचाया सके, जैसे पुलिस वगैरह जो इनको दबा सके, उनको निपटा सके। लोगों तक पहुंचाने से कुछ भी नहीं होता है। उससे क्या होता है, बात बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 400 हो जाते हैं लोग और दंगे को एक भयानक रूप ले लेता है। धारा 326 से 28 गंभीर चोट और जहर, ये भी जो अपराध होते हैं वो भी भयंकर अपराध होते हैं, ये संज्ञेय अपराध होते हैं। और इसमें बीच में छूट गया था धारा 307 हत्या का प्रयास करना। ये भी बहुत जो है वो गहन और गंभीर अपराध है। इसमें हत्या करने के अपराध जो वो साजिशें रची जाती हैं वो आते हैं इसके अंदर। अभी अब देखते हैं केस लॉ। गुजरात राज्य बनाम अनिरुद्ध सिंह AIR 1997 SC 2780। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर डालते हुए कहा था कि प्रत्येक नागरिक को संज्ञेय अपराधों की सूचना पुलिस को देनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था कि जो संज्ञेय अपराध होते हैं, अब जरूरी नहीं कि संज्ञेय अपराध किसी व्यक्ति के सामने ही हो, लेकिन जब भी जितने वक्त के बाद ही पता चले कि हाँ भाई ये संज्ञेय अपराध हुआ है तो इसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचाना जरूरी है ताकि जल्द से जल्द एक्शन लिया जा सके। SN नाइक बनाम महाराष्ट्र राज्य 1996 CRCJ 1463। न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि नागरिकों को केवल धारा 33 में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध अपराधों की रिपोर्ट करना आवश्यक है। ये धारा 33 के अंतर्गत जो भी हम लोगों की ड्यूटी बनती है कानून व्यवस्था को बनाए रखने में, उन्हें हमें परिपूर्ण करना चाहिए। अब देखते हैं पेनल्टीज। पेनल्टीज में क्या आता है, धारा 33 के अंतर्गत रिपोर्ट करने में विफलता पर भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 211 से 239 तक के तहत दंड का प्रावधान है। इसमें सभी दंड वो जो सजाएं हैं वो मेंशन की गई हैं कि क्या क्या अपराध होने पर कौन कौन सी सजाएं मिलेंगी। अब देखते हैं ग्राम अधिकारियों का अपराधों की रिपोर्ट करने का कर्तव्य। धारा 34। धारा 34 के अनुसार ग्राम अधिकारियों और निवासियों को विशिष्ट आपराधिक गतिविधियों की सूचना निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन को देनी होगी, जैसे कि अपराधियों की उपस्थिति, सुनियोजित अपराध, अस्वाभाविक मौतें आदि। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। धारा 34 के अनुसार हर ग्राम अधिकारी यानी विलेज ऑफिसर का यह वैधानिक यानी लीगल ड्यूटी होती है कि वह किसी भी संज्ञेय अपराध की जानकारी तुरंत नजदीकी मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने को दे। ठीक है, अब उसके अंदर विलेज ऑफिसर के अंदर कौन कौन आते हैं। पहला होता है ग्राम प्रधान यानी मुखिया, पटवारी, लेखपाल, चौकीदार, लंबादार आदि।
कोई भी व्यक्ति जिसे सरकार द्वारा ग्राम प्रशासन का कार्य सौंपा गया है वो सभी के सभी विलेज अधिकारी ऑफिसर होते हैं। अब इनका कार्य क्या होता है कि अपराधियों की उपस्थिति, चोरी की संपत्ति के कुख्यात प्राप्तकर्ता या संदिग्ध अपराधी होते। सेकंड है सुनियोजित अपराध, यानी ऐसे अपराध जिनकी योजना चल रही हो या अपराध होने वाले हो, उसकी जानकारी अगर किसी भी व्यक्ति को है तो जाकर पुलिस अधिकारी को देगा। अस्वाभाविक मौतें, कई बार ऐसा भी कोई भी संदिग्ध मौतें होती हैं, गुमशुदा होने पर जो मौतें होती है, अज्ञात शव होते हैं, उनकी सूचना भी किसको देनी होती है? पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को देनी होती है। रिपोर्टिंग प्रक्रिया, अब इसमें रिपोर्ट बनाई जाती है कि किस तरीके से क्या कार्य होंगे। सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन या मजिस्ट्रेट को दी जानी चाहिए। अब देखते हैं अंत में निष्कर्ष। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस के 2023 की धारा 30 से लेकर 34 के प्रावधान कानूनी प्रवर्तन और जन सहयोग के लिए एक स्पष्ट और कानूनी ढांचा स्थापित करते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्तियां जांच में प्रभावी पर्यवेक्षण हस्तक्षेप सुनिश्चित करती है, जबकि सार्वजनिक कर्तव्य प्रावधान अपराध रोकथाम के लिए सामूहिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि जब भी कोई भी सार्वजनिक स्थल पर घटना होती है, गंभीर अपराध होते हैं या कोई भी सूचना उन्हें मिलती है सभा भंग करने की, दंगे होने की, तो वो पुलिस तक पहुंचती है। तो पहुंचाना बहुत जरूरी होता है ताकि पुलिस जल्द से जल्द एक्शन में आ सके और उस पर कार्रवाई कर सके। प्रभावशाली बनाने के लिए जन जागरूकता बढ़ाना और ग्राम अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक है। प्रौद्योगिकी आधारित समाधान बेहतर संचार और रिपोर्टिंग तंत्र को सुगम बना सकते हैं। अंततः इन प्रावधानों की सफलता पुलिस, न्यायपालिका और जनता के बीच में सहयोगात्मक प्रयास पर निर्भर करती है, क्योंकि जब व्यक्ति पुलिस की हेल्प करते हैं जिससे कि पुलिस अपने जो कार्य है वो सुगमता के साथ में और सुचारू रूप से कर सके, इससे क्या होता है जो पुलिस का और जनता का आपसी सहयोग होता है। तो आई होप आपको आज का पढ़ाया हुआ मेरा समझ में आया होगा। आज हमने बीएनएस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारी ये लॉ फैमिली आगे बढ़ती जाए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।